हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप जीएस स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री से संबंधित 25 जीके क्वेश्चन जो कि एंसेंट हिस्ट्री का है और ये पूरा का पूरा जो है गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं गुप्त काल से संबंधित है, जिस प्रकार देख सकते हैं आप। और ये काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, पूरा गुप्त काल से संबंधित है। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, सॉरी, पहला क्वेश्चन है हमारा, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पूछ ये रहा है। ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव मत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। देखो, अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है वो है विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, अजंता चित्रकारी गुप्त काल से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए, साहित्यिक कार्यों का सर्वेक्षण के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व एवं भूमि के लिए। गुप्त काल जो था वो कला एवं राजस्व स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता देता हूँ कि मंदिर, ये जो है मंदिर, मंदिर निर्माण कला का जो है मंदिर निर्माण कला सबसे पहले, या मंदिर बनाने की जो परंपरा की शुरुआत थी वो गुप्त काल में ही शुरुआत हुआ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डबल स्टार इस क्वेश्चन को मिलेंगे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा गया है? तो वो कहा गया है फ्रेंड्स गुप्त काल को। ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल में बहुत ऐसे राजा हुए जिन्होंने जो है इसको, जैसे चंद्रगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, समुद्रगुप्त हुआ जो कविराज था जिसने भारत को देश विदेशों तक इसका नाम रोशन किया था। और ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन का निवासी था। फाहियान जो था दोस्तों वो चीन का निवासी था, लेकिन ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था भ्रमण के लिए। ठीक है, और भारत जितना भी मतलब उस समय इसका जो विस्तार था और यहाँ की जो संस्कृति ऐसी थी, तो वहाँ मतलब ये वर्णन किया था अपने पुस्तक में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है दिनार, करशारपन, निष्क, कांकनी। गुप्त काल की सोने की मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, तो डबल स्टार इस प्रश्न को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिनार। दिनार कहा जाता है, सोने की सिक्का दिनार कहा जाता है। मैं यहाँ आपको दो तीन चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए। गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा थी दोस्तों वो थी दिनार। लेकिन अगर पूछे कि सबसे पहले गुप्त मतलब सोने का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किए, तो वो किए थे हिंद यवन, हिंद यवन शासक। ठीक है, हिंद यवन, हिंदवन। अगर पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो वो किए थे गुप्त ने। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गुप्त ने। अगर पूछे कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो किए थे कुषाणों ने। ठीक है, वो किसने किए थे? वो किसानों ने किए, कुषाणों ने किए थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, डबल स्टार मिलने चाहिए इस प्रश्न को। ठीक है,
सोने की सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो दोस्तों वो किए गए थे गुप्त काल में। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए। लेकिन जब आपसे पूछे कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए, तो आपका जवाब ए होना चाहिए। अगर आपसे पूछता है कि गुप्त काल में मतलब किस काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए, तो आपको होना चाहिए जवाब, इसका जवाब होना चाहिए बी। अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किया, तो किसने किया? वो किया था कुषाणों ने। अगर पूछे कि सबसे पहले किसने जारी किया था, सबसे पहले किया था हिंद यवन शासकों ने। हिंद यवन शासकों ने किया था, हिंद यवन शासकों ने। चलिए इसी बात पर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? अच्छा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसके लिए होना चाहिए डबल स्टार। इसको हम ट्रिपल स्टार से ये बहुत बार पूछे गए हैं। और देखो, वैसे सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, लेकिन गुप्त काल में चांदी के सिक्कों क्या कहा जाता था? रूपक। रूपक कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका बहुत ही सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कह रहा है कि पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? रामगुप्त। रामगुप्त हो जाएगा। रामगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का भाई था, बड़ा भाई था, ठीक है, भाई था, ठीक है। रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था रामगुप्त, ठीक है, और ये कायर भी था। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, सही जवाब इसके लिए जो है डबल स्टार मिलने चाहिए। इस प्रश्न के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की अवधि धारण की थी, मतलब पदवी धारण की थी, वो था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त राजा की जो पदवी धारण की थी विक्रमादित्य की, और ये एक है कि समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी, कविराज, ठीक है, समुद्रगुप्त द्वितीय ने कविराज की उपाधि धारण की थी। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है दोस्तों? गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है चिकित्सा से। ऑप्शन जो है सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नवनीतकम का संबंध किससे हो जाएगा? चिकित्सा से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन था? विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा दोस्तों? वो था उज्जैन, वन एंड ओनली उज्जैन। उज्जैन जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र था, उभरता हुआ केंद्र था। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों, एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? वो वन एंड ओनली गुप्त वंश। गुप्त वंश के राजाओं ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा ग्राम अनुदान में दिया था। अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो एक ही थे उसका, जिसका नाम था भारत के शेक्सपियर कहलाने वाले एक ही कवि, जिसका नाम है कालिदास। ठीक है, कालिदास। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कालिदास। कालिदास ने कुमार संभवम महाकाव्य की रचना की है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन से राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? वो था गुप्त जो है दोस्तों, वो हुनों के आक्रमण से अत्यंत ही ज्यादा विचलित हुआ। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त किसके सामंत थे?
गुप्त किसके सामंत थे? देखो दोस्तों, सामंत थे। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। देखो मतलब एक चीज, एक मिनट में समझाना चाहता हूँ कि सामंत का मतलब क्या होता है। दो, अगर मान लो कि दो युद्ध हुआ, ठीक है, ए है और बी है, एगो राजा है ए, एगो राजा है बी। मान लो कि ए जो राजा है ये बी से हार गया, युद्ध हुआ, वी एस लिख देते हैं, ठीक है, वी एस। इसमें इस दोनों में क्या हुआ? युद्ध हुआ। और मान लो कि इसमें बी हार गया, बी क्या हुआ? हार गया। बी जब हार जाएगा न, तो बी इसका सामंत हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर मान लो ए और बीच के बीच युद्ध हुआ, ए और बी के बीच युद्ध हुआ जिसमें बी हार गया, तो बी जो है इसका गुलाम हो जाएगा, सामंत हो जाएगा, ठीक है, इसका सामंत हो जाएगा और इसके इशारों पर चलना पड़ेगा, ए के इशारों पर बी को चलना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सामंत हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और फाहियान किस देश का रहने वाला था दोस्तों? तो वो रहने वाला था चीन का। चीन से आया था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत भ्रमण के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना जवाब ज़रूर दें। और आप, ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आगे की वीडियो में। इस तरह देखने के लिए धन्यवाद।